चलो बेटा आगे बढ़ेंगे। एफएम के अंदर ये हमारा यूनिट 1 का लेक्चर नंबर 4 है। पहले लेक्चर में हमने देखा था डेफिनेशंस क्या है। उसके बाद के लेक्चर में हमने उसके मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर स्टडी किया। तीसरे लेक्चर में मैनेजमेंट आर्ट्स है या साइंस है उसके बारे में डिस्कशन कराना। वहाँ से ये पढ़ा कि मैनेजमेंट को तुम आर्ट्स भी बोल सकते हो, साइंस भी बोल सकते हो। क्लियर। अब ये लेक्चर में हमको देखना है, थोड़ा बड़ा टॉपिक है। ये लेक्चर में हम देखेंगे कि मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। क्या तुम मैनेजमेंट को व्यवसाय प्रोफेशन बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते। क्लियर। तो याद रखना, पहले स्टार्ट करने के पहले ही आपको बता दूं कि मैनेजमेंट को तुम प्योर प्रोफेशन नहीं बोल सकते। क्या मैनेजमेंट को तुम प्योर प्रोफेशन नहीं बोल सकते। मैनेजमेंट को तुम इमर्जिंग प्रोफेशन बोल सकते हो, मीन्स उभरता हुआ व्यवसाय। प्रोफेशन मीन्स व्यवसाय। मैनेजमेंट इज कंसीडर्ड एज अ प्रोफेशन। चलो देखते हैं, मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन, डू यू एग्री? तो मैनेजमेंट इज कंसीडर्ड एज अ प्रोफेशन इवन दो इट डज नॉट possess ऑल द फीचर्स ऑफ प्रोफेशन। मैनेजमेंट को प्रोफेशन तो बोल सकते हैं, मगर प्रोफेशन के जितने भी सब लक्षण है, सब के सब लक्षण मैनेजमेंट पे लागू नहीं पड़ सकते। तो प्रोफेशन क्या है? तो प्रोफेशन इज एन ऑक्यूपेशन विच रिक्वायर स्पेशलाइज नॉलेज, स्किल एंड ट्रेनिंग। तो प्रोफेशन वो चीज़ को बोला जाता है जिसके लिए आपके पास स्पेसिफिक नॉलेज होना चाहिए, जैसे सीए है, डॉक्टर्स है, लॉयर्स है, टीचर्स है। These skills are used for larger interests of the society and not for individual benefit। ने कॉमन है कि वो लोग क्या करते हैं, अपनी सेवा ही लोगों को देते हैं। तो वही बताया है कि तुम्हारे पास जो स्किल है वो तुम लोगों के लिए इस्तेमाल करोगे, पर्सनल इसके लिए इस्तेमाल नहीं करोगे। तो इसके लक्षण क्या है? जिसके टोटल 5 कैरेक्टरिस्टिक है। डिटेल में देखते हैं पांचों पांच को। एग्जिस्टेंस ऑफ नॉलेज। एग्जिस्टेंस ऑफ नॉलेज का मतलब क्या होता है कि तुम्हारे पास वो चीज़ का नॉलेज होना, भरपूर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अ प्रोफेशन रिक्वायर सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सिमिलरली मैनेजमेंट हैज़ ऑल्सो डेवलप अ डिस्टिंक्ट बॉडी ऑफ नॉलेज। सो मैनेजमेंट सेटिस्फाई दिस रिक्वायर। जैसे प्रोफेशन के लिए तुम्हारे पास सीए बनना हो तो अकाउंट का नॉलेज होना ज़रूरी है, उसकी स्किल, उसका ग्रेजुएशन। डॉक्टर्स बनना है तो आपके पास एमबीबीएस का नॉलेज और उसकी पढ़ाई का नॉलेज होना ज़रूरी है। तो वही बताया, नॉलेज होना ज़रूरी है। तो इसी तरह मैनेजमेंट में भी तुम अगर काम करते हो तो तुम्हारे पास मैनेजमेंट का नॉलेज होना ज़रूरी है। तो ये लक्षण से साबित होता है कि मैनेजमेंट ये कैरेक्टरिस्टिक प्रोफेशन का पूरा करता है। पॉइंट नंबर 2 इज फॉर्मल मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज एंड ट्रेनिंग। फॉर्मल मेथड। फॉर्मल मेथड का मतलब क्या होता है कि अगर तुमको ये चीज़ के बारे में काम करना है, ये व्यवसाय में काम करना है, प्रोफेशन में, तो उसके लिए आपके पास नॉलेज के साथ साथ उसका काम, उसकी ट्रेनिंग, उसका सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। देखते हैं, टू एंटर अ प्रोफेशन अ मेंबर का मतलब इंडिविजुअल must acquire necessary knowledge and skill through formal training। एग्जाम्पल पढ़ो, समझ में आ जाएगा। A person can start his medical practice only after passing MBBS examination and completion of necessary training। सीधा बताने कि कोई भी डॉक्टर अपना दवाखाना तभी चालू करेगा जब उसने वो डॉक्टर की डिग्री पास की होगी और उसने उसके चीज़ का नॉलेज लिया होगा। मगर ये पॉइंट से देखने जाओ तो मैनेजमेंट के अंदर मैनेज करने के लिए तुम्हारे पास कोई ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। देखो लिखा हुआ है, हावेवर इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू बिकम अ मैनेजर। क्लियर। थर्ड वन इज प्रोफेशनल एसोसिएशन। प्रोफेशनल एसोसिएशन, एवरी प्रोफेशन हैज़ इज एसोसिएशन। जैसे डॉक्टरों का है आईसीए, बराबर, आई नहीं, आईएम है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। चार्टर्ड अकाउंटेंट का होता है आईसीएआई, और लॉयर का होता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। एंड हर प्रोफेशन के अपना अपना एसोसिएशन होते हैं। सिमिलरली मैनेजमेंट का भी एसोसिएशन है जिसको बोलते हैं ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। देखो, एवरी प्रोफेशन हैज इज एसोसिएशन एंड इट रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ मेंबर। वो उसके हिसाब से काम करता है। इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट देर आर एसोसिएशन एट वेरियस लेवल। एग्जाम्पल, इन इंडिया देर इज ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन।
However, it is not compulsory for manager to obtain membership. बराबर, मगर membership लेना compulsory नहीं है. पढ़ लो, आगे बढ़ते. पॉइंट नंबर 4, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री. मगर ये पढ़ने के पहले आप ये पूरा कर लो. चलो आगे बढ़ते. रिस्ट्रिक्टेड एंट्री. रिस्ट्रिक्टेड एंट्री का मतलब क्या होता है कि हर इंसान दवाखाना नहीं खोल सकता, हर इंसान कोर्ट में वकील नहीं बन सकता. इन केस ऑफ प्रोफेशन एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड. रिस्ट्रिक्टेड का मतलब पाबंदी नहीं है. यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड का मतलब बता है कि अगर आप सीए नहीं बनते, सर्टिफिकेट नहीं लेते, जब तक वो कोर्स कंप्लीट नहीं करते, वहाँ तक आप अपना सीए का फॉर्म नहीं चालू कर सकते. तो इन केस ऑफ प्रोफेशन entry is restricted. To enter a profession, a person must have certain educational qualification and he must take necessary training. Further, he also become member of professional association. उसको professional association का member भी बनना पड़ेगा. But there is no requirement for a manager. मगर manager बनने के लिए ऐसी कोई ज़रूरत होती नहीं है. पॉइंट नंबर 5, एथिकल कोड. ये बहुत काम की चीज़ है. इसको बोलते हैं कोड ऑफ कंडक्ट. रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ते ना. कि डॉक्टर हो तो तुम इस प्रकार से काम करो, तुम्हारे कुछ कायदे होते, तुम्हारे कुछ एथिक्स होते. आपने फर्स्ट सेमिस्टर में पढ़ा हुआ है बिजनेस एथिक्स. तो हर चीज़ के प्रोफेशन के भी कुछ एथिक्स होते हैं. इन एवरी प्रोफेशन, एवरी प्रोफेशनल मेंबर हैज़ टू मेंटेन सम स्टैंडर्ड ऑफ एथिक्स, बट सच प्रैक्टिस इज नॉट प्रिवेलिंग इन द मैनेजमेंट. देखो, मगर मैनेजमेंट के अंदर ऐसे कोई एथिक्स, ऐसे कोई कायदे होते नहीं है. इन फैक्ट मेनी प्रोफेशनल मैनेजमेंट मैनेजर आर नॉट अवेयर ऑफ द कंडक्ट फॉर्मुलेटेड बाय ऑल. हाँ, अगर एसोसिएशन में अगर कितने लोग, मैंने बोला ना कि मेंबरशिप कंपलसरी नहीं है, तो जो लोग ज्वाइंट ही नहीं होते, तो लोग कोई एथिक्स के कायदे को मानते करते नहीं है. पॉइंट नंबर 6 इज सर्विस मोटिव. बहुत बहुत काम की चीज़ है कि भाई जो लोग प्रोफेशनल लोग होते हैं, बराबर है, तो उनका काम क्या होता है कि सोसाइटी को सर्व करना, सोसाइटी को मदद करना. जैसे डॉक्टर सोसाइटी को सर्विस देते, लॉयर सोसाइटी को सर्विस देते, चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने क्लाइंट को सर्विस देते. So the main purpose of every profession is to provide service to the society. Therefore, its member must consider social interest in their mind. इसके लिए जितने भी मेंबर्स है उनको उसके बीच के उसके बारे में सोशल इंटरेस्ट यानी समाज के बारे में सोचना पड़ेगा कि समाज को हमारी ज़रूरत क्या है और हमको समाज को सर्विस कैसे प्रोवाइड करनी है. Thus, management does not possess all characteristic of profession, so it cannot be considered as a profession. जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि अमुक लक्षण ऐसे जो प्रोफेशन के सब में लागू पड़ते हैं मैनेजमेंट में, मगर अमुक फॉर्मेट ऐसे जो प्रोफेशन के मैनेजमेंट में लागू नहीं पड़ते. तो इसको अपने क्या बोलेंगे, इट इज़ अ डेवलपिंग प्रोफेशन. इसका मतलब डेवलपिंग का मतलब क्या, अभी तक इसने प्रोफेशन का प्योर स्टेटस जैसे आर्ट्स और साइंस का लिया है, ऐसा प्योर स्टेटस इसने लिया नहीं. क्लियर. तो ये तुम्हारा हुआ मोस्ट आईएमपी टॉपिक. क्वेश्चन नंबर 1, प्रिंसिपल प्रोफेशन मैनेजमेंट इज कंसीडर्ड एज ए इमर्जिंग प्रोफेशन, नॉट प्योर प्रोफेशन. क्लियर. अब जाते हैं हम ये चैप्टर की जान. अगर आपकी ऑफलाइन एग्जामिनेशन होती है तो ये क्वेश्चन 99.99% आएगा आएगा और आएगा. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फेयोल. हेनरी फेयोल ना 14 सिद्धांत ऑलरेडी अपने 12 कॉमर्स में भी पढ़ा था, अभी भी पढ़ रहे हो और सेकंड ईयर के अंदर मैनेजमेंट भी पढ़ोगे, यानी इसको तो तुमको छोड़े बिना छुटकारा नहीं है. मोस्ट टाइम टॉपिक है. तो हेनरी फेयोल वाज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट. याद रखना, एमसीक्यू आ सकता है कि हेनरी फेयोल कौन है, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट. ही पब्लिश्ड अ बुक नेम एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्री, स्पेलिंग बराबर है, एट जनरल, GENE, वो GERE लिखा गया, वो GENE है, एडमिनिस्ट्री जनरल इन फ्रेंच लैंग्वेज इन 1916. उन्होंने अपनी जो बुक छापी थी वो फ्रेंच लैंग्वेज में थी, इसके लिए नाम भी फ्रेंच में, एडमिनिस्ट्रेशन जनरल इंडस्ट्री एट जनरल. कब छापी थी, पब्लिश की थी 1960 के अंदर. अब थोड़ा हम हेनरी फेयोल के बारे में पढ़ते हैं कि हेनरी फेयोल स्टार्टेड हिज कैरियर एज एन इंजीनियर. वो इंजीनियर थे. कहाँ पे स्टार्ट की थी उन्होंने जॉब, कोल माइनिंग कंपनी में, कोयले की खान में.
एंड रीच टू द पोजीशन ऑफ मैनेजमेंट डायरेक्टर, न वो वहां से चालू करके मैनेजमेंट में डायरेक्टर की पोजीशन तक पहुंचे थे। क्लियर? फेयोल कंट्रीब्यूशन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। ये एग्जाम में पूछ सकते हैं कि फेयोल का सिद्धांत 14 है, याद रखना। फेयोल के सिद्धांत 14 है, प्रिंसिपल 14 है, मगर उसका कंट्रीब्यूशन 3 भाग में था। पहला था क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटी, दूसरा था मैनेजर क्वालिटीज, और तीसरा था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो हमारे सिलेबस में खाली प्रिंसिपल है, तो हम प्रिंसिपल पे ही फोकस करेंगे, मगर थोड़ा बहुत देखें क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटी ने मैनेजर क्वालिटी क्या है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटी क्या था, तो एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि फेयोल ने बिजनेस के अंदर एक्टिविटी को 6 ग्रुप में डिवाइड किया था। कितने ग्रुप में? 6 ग्रुप। सिद्धांत अलग है, प्रिंसिपल अलग है, वो पॉइंट नंबर सी में पढ़ोगे तुम। कितने ग्रुप में? 6 ग्रुप में। टेक्निकल, कॉमर्शियल, फाइनेंशियल, अकाउंटिंग, सिक्योरिटी एंड मैनेजर। टेक्निकल, कॉमर्शियल, फाइनेंशियल, अकाउंटेंट, सिक्योरिटी एंड मैनेजर। समझ में आए? उन्होंने काम को कितने भाग में डिवाइड किया था? 6 पार्ट में। ये डिटेल में है नहीं, आगे पढ़ाई फर्दर स्टडीज में आएगा तब हम डिटेल में देखेंगे। पॉइंट नंबर 2, मैनेजर क्वालिटी। तो मैनेजर के पास क्या क्वालिटी होना जरूरी है? तो एज पर फेयोल, टू बिकम अ गुड मैनेजर, अ मैनेजर मस्ट हैव फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल दिमागी संतुलन, मोरल स्ट्रेंथ हर चीज को सहन करने की ताकत, डिसीजन लेने की ताकत, एजुकेशनल स्किल, टेक्निकल स्किल एंड एक्सपीरियंस। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एजुकेशन में ट्रेनिंग होना जरूरी, उसके बिना तो कोई का कोई उद्धार होने वाला नहीं है। टू डेवलप अबाउ स्किल, ट्रेनिंग विल बी गिवन टू मैनेजर। सीधा बताया कि भाई एजुकेशन है, मेंटल स्किल है, ये सब चीज़ कैसी होती है? योग है, पढ़ाई है, क्वालिफिकेशन है, ट्रेनिंग है, ये लेके सीखी जाती है। क्लियर? अब हम पढ़ेंगे जो चैप्टर में मोस्ट टाइम पी है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, हेनरी फेयोल सिद्धांत। कितने सिद्धांत थे? तुम 12 में से पढ़ता आ रहे हो। 14 प्रिंसिपल है, 14। देखते हैं, आपने पढ़े हुए हैं तो आपको इजी भी लगेंगे, याद करने में भी आसानी रहेगी। तो प्रिंसिपल नंबर 1, डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क नाम से ही पता है। तो हेनरी फेयोल ने क्या बताया? काम को डिवाइड कर दो। क्या कर दो? डिवाइड कर दो। अब सवाल आया सर डिवाइड कैसे करने के? तो हेनरी फेयोल ने बताया कि जो इंसान जो वर्क में स्पेशलाइज है, जो वर्कर, जो एम्प्लॉई, जो एम्प्लॉई, जो वर्कर, जो एम्प्लॉई, जो वर्कर, जो एम्प्लॉई, जो काम में स्पेशलाइज है, कैपेबल है, क्वालिफाइड है, उसको वही काम सौंपो और काम को डिवाइड कर दो। तो इससे क्या होगा? पॉइंट नंबर 1, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, काम बढ़ जाएगा। मोर आउटपुट, उत्पादक ज़्यादा होगा। एंड कॉस्ट लोअर। क्यों? कॉमन है कि जो इंसान को जो चीज़ की आवड़ है तो वो इंसान वो काम करेगा। फेलियर होने के चांसेस कम रहेंगे। पॉइंट नंबर 2, वेस्टेज के चांसेस कम रहेंगे। तो ये सब चीज़ें तुम्हारे को बताइए। तो पहला पॉइंट था डिवीजन ऑफ वर्क। पॉइंट नंबर 2 आता है ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब याद रखना, ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक सिक्के के दो अलग अलग पहलू है। जनरली लोग ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक समझते हैं, मगर दोनों दो अलग चीजें। तो हेनरी फेयोल ने क्या बताया कि द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर रिलेटेड, वो एक दूसरे से रिलेटेड है, सेम नहीं है। देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। उन्होंने क्या बताया कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर रिलेशनशिप बैलेंस रहना चाहिए। कैसे? कि जैसे मैंने आपको जिम्मेदारी दी मगर पावर नहीं दिया, आपको पावर दिया है मगर जिम्मेदारी नहीं दी, तो दोनों ही संजोग में मेरा काम फेल होगा। तो हेनरी फ्योल क्या बता रहे कि दोनों दो को सेम रखो, दोनों दो को सेम तरीके से रखो। देखो लिखा हुआ है, इफ ऑथोरिटी इज मोर देन रिस्पॉन्सिबिलिटी देयर विल बी मिस यूज ऑफ ऑथोरिटी। अगर तुमने सामने वाले को काम से ज्यादा पावर दे दिया तो वो अपने पावर का मिस यूज करेगा। नंबर 2, इफ ऑथोरिटी इज लेस देन रिस्पॉन्सिबिलिटी अ पर्सन में फेल टू जॉब। अगर उसको तुमने सिर्फ जिम्मेदारी दी, पावर नहीं दिया तो काम नहीं कर पाएगा। Therefore, there must be balance between authority and responsibility। इसके लिए authority और responsibility में balance होना जरूरी है। क्लियर? पॉइंट नंबर 3, discipline। Discipline means
एकदम अनुशासन होना जरूरी है। तो मैनेजमेंट शुड ट्राई टू मेंटेन डिसिप्लिन बिकॉज इट इज नेसेसरी फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस। सीधी बात है, अगर बिजनेस को अच्छे से चलाना है तो तुमको डिसिप्लिन मेंटेन करनी पड़ेगी। डिसिप्लिन मीन्स ओबीडियंस, यानी ओबे करने वाला, अपनी सुनने वाला, एप्लीकेशन लागू करने वाला, बिहेवियर रिस्पेक्ट करने वाला। क्लियर? तो उसको बोलते हैं डिसिप्लिन यानी अनुशासन। अब डिसिप्लिन दो प्रकार की बताई उन्होंने। पहली आती है सेल्फ इम्पोज। सेल्फ इम्पोज का मतलब जो सिखाने की जरूरत नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, आप लोग क्लास में आते हो तो सबसे पहले आप लोग क्या करते हो भाई? आप लोग आके पहले अपना मोबाइल साइलेंट करते हो। क्लियर? क्लियर? आप लोग बूट चप्पल बाहर उतार के आते हो। तो ये सब आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो वही बताया कि जो इंसान के अंदर होती है, जो उसको फॉलो करनी पड़ेगी। एंड सेकेंड वन इज कमांड डिसिप्लिन। कमांड डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है कि जो अथॉरिटी से बोलते हैं। जैसे एग्जांपल मैं पढ़ा रहा हूँ, हमारे पीछे भाई जमीरुल भाई मस्ती कर रहे हैं। जमीरुल, नाउ यू हैव डिस्टर्ब मी, आई विल रिमूव यू फ्रॉम द क्लास। यानी कमांड देना पड़ा कि भाई तेरी मस्ती लिमिट के बाहर जा रही है, अब तू करेगा तो नहीं चलेगा। तो उन्होंने वही बताया बिजनेस के लिए कमांड डिसिप्लिन के कितनी बार होता है कि वर्कर कुछ काम अलग कर देते हैं, डिसिप्लिन तोड़ देते हैं, रूल्स तोड़ देते हैं, तो वहाँ पे ऑर्डर देना पड़ेगा, जिसको अपना बोलते हैं कस्टम, रूल्स एंड रेगुलेशन। सो मैनेजमेंट कैन एंश्योर डिसिप्लिन बाय सैंक्शन इन द फॉर्म ऑफ रेम्यूनरेशन। जैसे पगार बढ़ा देंगे डिसिप्लिन में रहोगे, वार्निंग देना, कुछ ज़्यादा काम करेंगे तो सस्पेंशन, डिसमिस कर देना, निकाल देना, डिमोट कर देना। तो ये सब चीज़ें आती है डिसिप्लिन के अंदर। क्लियर? तीन सिद्धांत खबर पड़े। चौथा पढ़ते यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड यानी एक इंसान ही कमांड देने वाला होना चाहिए, सुपीरियर अपनी भाषा में। क्यों? अगर मैं भी अकाउंट पढ़ा रहा हूँ, हमारे चाय वाला सब भी अकाउंट पढ़ा रहे, समीर भाई भी अकाउंट पढ़ा रहे, अस्मा मैडम भी अकाउंट पढ़ा रहे, तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई किसकी मेथड को फॉलो करना है। इसी तरह बिजनेस के अंदर भी ऑर्डर देने वाला, कमांड देने वाला, डिसीजन देने वाला, बोलने वाला, मोटिवेट करने वाला, लीड करने वाला एक होना चाहिए। यूनिटी मीन्स एक। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, एवरी एम्प्लॉई शुड रिसीव ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। ही मस्ट हैव ओनली वन बॉस। इससे क्या होगा? एक जन से। दिस विल रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड अवॉइड कंफ्यूजन एंड इंक्रीज एफिशिएंसी। इससे क्या होगा कि लोगों में कंफ्यूजन नहीं होगा, मतभेद नहीं होगा, न उनकी काम करने की शक्यता क्षमता बढ़ जाएगी। बट इफ देर इज ड्यूअल डिमांड, यानी एक इंसान से ज़्यादा, दो लोग तीन लोग कमांड दे रहे हैं, तो बच्चे सामने वाले वही कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई इसका कमांड मांगो कि इसका कमांड मांगो। क्लियर? तो वही बताया, देयर मस्ट बी ओनली वन सुपीरियर फॉर एवरी एम्प्लॉय। यानी जितने भी एम्प्लॉय, तो ग्रुप बना दो टीम के हिसाब से, ग्रुप के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, शेड्यूल के हिसाब से। तो आपको ये सब चीज़ों पे ध्यान देना जरूरी, जिसको बोला जाता है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड समझ में आया? अब जाते हैं हम पॉइंट नंबर 5 पे, जिसको बोला जाता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा दिखाने वाला भी एक, यानी ऑर्डर देने वाला भी एक, और डायरेक्शन दिशा दिखाने वाला भी एक इंसान ही होना जरूरी है। तो डायरेक्शन में तीन चीज आती है, आपको हमेशा याद रख के चलना है, दिमाग में हमेशा आपको याद के चलना है। मोटिवेशन, कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप। क्लियर? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, देयर मस्ट बी वन हेड एंड वन प्लान फॉर ईच ग्रुप। एक माथा और एक प्लान सबके लिए। Unity of direction ensure unity and better coordination among various alternative or various group of activity. Unity of direction lead to achieving in objective। याद रखना, अगर दिशा दिखाने वाला भी, जैसे कमांड देने वाला एक है, ऐसे प्लान देने वाला, ऑर्डर देने वाला, डिसीजन दिखाने वाला, दिशा दिखाने वाला, मोटिवेट करने वाला भी एक होना चाहिए। तो वर्कर को इजी रहेगा कि हमको क्या सुनना है, किसका सुनना है, किस प्रकार सुनना है। पॉइंट नंबर 6, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, यानी इसका मतलब उन्होंने ये बताना चाहा है कि भाई तुम सिर्फ अपने बारे में मत सोचो,
यू आर अ ग्रुप, यू आर फैमिली, तो तुम सब के बारे में सोचो, जनरल सोचो. When there is conflict between individual interest and general interest, the general interest will be above जनरल इंटरेस्ट, है ना. सबके बारे में सोचना है. कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, होली आ रही है तो भाई सबके बारे में सोचो. ऐसा नहीं कि भाई मुसलमान है तो इसको रजा मत दो, ईद है तो ऐसा नहीं कि हिंदू है तो रजा मत दो, कि भाई तुम इंडिविजुअल का मत देखो, तुम पूरे ग्रुप का देखो, जनरल इंटरेस्ट को फोकस करो. दिस मीन्स मोर इम्पोर्टेंस विल बी गिवन टू द जनरल इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. आपको जो जनरल इंटरेस्ट है उसी के ऊपर ध्यान देना है. जनरल इंटरेस्ट का मतलब होता है कॉमन इंटरेस्ट पे आपको फोकस करना है. पॉइंट नंबर 7, रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सोनल. पर्सोनल का मतलब मैंने ऑलरेडी आपको पहले भी डेफिनेशन में एक्सप्लेन कर दिया है. पर्सोनल का मतलब होता है एम्प्लॉई वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, उनको पर्सोनल बोला जाता है. रेम्यूनरेशन का मतलब होता है पगार की बात कर लो, सैलरी की बात कर लो, वॉट जो आप बोलना चाहो बोल सकते हो, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो क्या बताया कि जब भी तुम किसी बंदे को, अपने एम्प्लॉय को पगार या रेम्यूनरेशन कुछ भी दो, तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये चीज़ याद रखना. ऐसा नहीं कि भाई ये अपना अंदर वाला है, अपना पास का इंसान, अपनी पहचान वाला है, अपने रिलेशन वाला है, तो इसको तुम ज़्यादा दो कम दो. इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, आपको एक समान काम के लिए एक समान वेतन के लिए वो अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करना है. तो इससे क्या होगा कि उनके बीच में कोई मतभेद नहीं होगा, उनके बीच में यूनिटी रहेगी, काम अच्छे तरीके से होगा. देखो पढ़ते, दिस प्रिंसिपल सजेस्ट दैट रेम्यूनरेशन शुड बी जस्ट एंड फेयर. इट शुड नॉट बी, it should not provide maximum satisfaction to it should provide maximum satisfaction to employer and employee, यानी सबको अच्छे से satisfaction होना चाहिए. Fayol suggests that remuneration and non financial benefit, इसने दोनों दो चीज़ के बारे में बात कर ली कि भाई पगार भी अच्छे से होना चाहिए, और इनको जो नॉन मॉनेटरी का मतलब पैसों के अलावा जो बेनिफिट दिए जाते हैं वो भी अच्छे तरीके से देने चाहिए. जैसे अपना बोलते फ्रिज बेनिफिट, हाउसिंग बेनिफिट, कैंटीन फैसिलिटी, ये सब चीज़ भी होना ज़रूरी है. पॉइंट नंबर 7 इज सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण. तो ये भी चीज़ बताए कि ऐसा नहीं कि हर जगह सेंट्रलाइजेशन चलाओ. सेंट्रलाइजेशन का मतलब ऑथोरिटी एट हायर लेवल, यानी डिसीजन लेने वाला एक. डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब स्प्रेड ऑफ अथॉरिटी, के सब लोग मिलेंगे, बैठेंगे, नक्की करेंगे, उसके बाद निर्णय लेंगे. तो उन्होंने क्या बताया, द मैनेजमेंट शुड डिसाइड द डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन. यानी मैनेजमेंट को डिसाइड करना कि कब तुमको अकेले डिसीजन लेना है, कब सबकी सलाह लेकर डिसीजन लेना है, ताकि तुम्हारा जो भी रिजल्ट हो, जो भी तुम्हारा डिसीजन हो, वो सबसे अच्छे में अच्छा डिसीजन साबित हो. क्लियर. तो लिखा हुआ, इट मे वेरी अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सिचुएशन और द सर्कमस्टेंसेस. के जैसी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई तो भाई तुम सबको नहीं पूछ सकते, इतना समय नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट जा सकता है, तो अकेले डिसीजन ले लो. जहाँ पे तुमको कोई लंबे समय के लिए प्लानिंग करना है, आयोजन करना है, कोई सोचना है, डिसीजन लेना है, तो वहाँ पे तुम डिसेंट्रलाइजेशन ले लो, सबको लेके काम चलो. क्लियर. पॉइंट नंबर 9 इज स्केलर चेन. स्केलर चेन का मतलब लाइन ऑफ अथॉरिटी, कौन किससे कम्युनिकेट करेगा, कैसे कम्युनिकेट करेगा. तो हेनरी फ्योल क्या बता रहे, देयर शुड बी क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप, यानी स्टेप बाय स्टेप आना चाहिए, डायरेक्टली मैनेजर वर्कर पास नहीं पहुंच जाएगा. फर्दर एवरी मैसेज मस्ट पास थ्रू ईच पोजीशन इन लाइन ऑफ अथॉरिटी, ने जो मैसेज भी जाएगा ना वो स्टेप बाय स्टेप होगा. अब इसमें दो चीज आती है, स्केलर चेन एंड गैंग प्लान. देखो, इफ डी वांट टू कम्युनिकेट विद एज, अब देखो डी भी एक लेवल का है, एच भी एक लेवल का है. अब इसमें क्या होगा कि डी ए तक पहुंचाएगा, डी सी को बोलेगा, सी बी को बोलेगा, सी फिर इसको बोलेगा. तो इस प्रकार आता आते क्या होता है, इसको बोलते हैं स्केलर चेन. डी से सी से बी से ए से एफ से जी से, जिसको बोलते हैं स्केलर चेन. मगर गैंग प्लान का मतलब क्या होता है कि कोई सिचुएशन इमरजेंसी आ गई कि जहाँ पे हमको तात्कालिक डिसीजन लेना है, तो वहाँ पे एक लेवल वाले एक दूसरे से डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं, मगर ये इमरजेंसी या अर्जेंसी मैटर में होता है. इसको बोला जाता है गैंग प्लान. गैंग प्लान देखो लिखा हुआ है, however in urgency a gang plan may be created between D and H without weakening the chain of command. The gang plan allow communication between D and H, but
ईच एम्प्लॉई मस्ट इन्फॉर्म दे सुपीरियर, मगर ये लोग को इनके सुपीरियर को बताना पड़ेगा कि ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन हो गई तो हम स्टेप को नहीं फॉलो कर रहे, हम डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे। क्लियर। पॉइंट नंबर 10 इज ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब हर चीज सही जगह पे होनी चाहिए और हर वस्तु सही ऑर्डर में होनी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप। द प्रिंसिपल, दिस प्रिंसिपल इज रिलेटिंग टू अरेंजमेंट ऑफ वस्तु एंड पीपल, यानी सही काम पे सही लोगों को रखो, बराबर। स्पेशलाइज तो समझा, मगर जो काम जिसका उसको वही सौंपो। कि वर्कर है तो वर्कर का ये काम है, पैकिंग वाले का ये काम है, प्यून का ये काम है, क्लर्क का ये काम है, मैनेजर का ये काम है, तो कौन से काम पे किसको रखना है, इसको बोलते हैं अरेंजमेंट ऑफ थिंग एंड पीपल। This principle suggests that in material order there must be definite place of everything and everything must be at definite place, यानी हर चीज सही जगह पे होनी चाहिए, वो जगह पे काम करने वाले भी सही लोग होने जरूरी है। क्लियर। पॉइंट नंबर 11 इज इक्विटी। एक समान देखो, भेदभाव मत करो, बायस मत करो, बराबर है, पार्शियलिटी मत करो, सबके साथ तुम जस्टिस रखो, काइंडनेस रखो। स्पेलिंग सुधार लेना, काइंडनेस है KINDNESS, ए लाई गलत लिखा गया। इक्विटी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ जस्टिस एंड काइंडनेस। दिस मीन्स मैनेजमेंट शुड गिव फेयर एंड इक्वल ट्रीटमेंट टू एवरी एम्प्लॉय। सबको तुम एक निगाह से देखो, ऐसा नहीं कि मेरी जमात का है, मेरे धर्म का है, मेरी जात का है। नो, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल अकॉर्डिंग टू फेयोल एंड अकॉर्डिंग टू करंट सिचुएशन। सब एक समान देखो। अगर एक गलती करता है तो जो सजा एक बंदे को दी है, तो अगर भले वो तुम्हारा रिलेटिव भी हो, वो गलती करे, उसको सेम सजा प्रोवाइड करो। इससे क्या होगी, वर्करों की वफादारी, जुस्सा तुम्हारे बिजनेस के लिए बढ़ेगा। क्लियर। उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 12, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब स्थिर, टेन्योर का मतलब समय, पर्सनल का मतलब एम्प्लॉय, यानी जो लोग आपके बिजनेस में काम करने आए उनको लंबे समय तक या तो वो रिटायर नहीं होते या तो वो एक्सपायर नहीं होते, वहां तक उनको संग्रह करके रखो। क्यों, तो सीधी बात है, नया बंदा आएगा तो नए नाम से सिखाओ, पैसा खर्चा होगा, ट्रेनिंग होगा, फिर भरोसा क्या कि वो इंसान बराबर काम करेगा। मगर जो तुम्हारा पहले से काम कर रहे वो लोग तुम्हारे ट्रेंड पीपल है, वो तुम्हारी कंपनी की पॉलिसी, रूल्स, रेगुलेशन, सब चीज़ को अच्छे से जानने वाले लोग हैं, तो वो लोग तुम्हारे बिजनेस में अच्छे तरीके से काम करेंगे। कॉमन एम्प्लॉय टर्नओवर कम होना चाहिए। क्लियर। पॉइंट नंबर 13, इनिशिएटिव। इनिशिएटिव, एक कदम आगे रखना, अपनी लैंग्वेज में, कि जब भी तुम कोई प्लानिंग करो तो वर्करों को पूछो कि भाई क्या होना चाहिए, सबको लेके चलो, बराबर। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि हो सकता है कि भाई वर्कर के पास ऐसी कोई बेनिफिट हो, ऐसा कोई फाइवर हो, ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन हो कि जिसके ज़रिए वर्कर अच्छे से काम कर सकता हो। क्लियर। तो इनिशिएटिव का मतलब वर्कर को सही तरीके से संभाल के रखना, उनको इंफॉर्मेशन के अंदर, कंडीशन के अंदर। बराबर, तो देखो लिखा हुआ इनिशिएटिव मीन्स पावर ऑफ मैनेजर टू थिंक आउट ऑफ प्लान एंड टू इम्प्लीमेंट द सेम, यानी प्लान कैसे करना है और उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। फॉर दिस अ मैनेजर शुड एनकरेज देयर सबऑर्डिनेट फॉर टेकिंग इनिशिएटिव, तो भाई उनको करना पड़ेगा, क्योंकि हर बार मैनेजर मौजूद नहीं होगा। जैसे अगर सपोज ये आग लग रही है या तो मशीन में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि भाई किससे काम करना है। इससे क्या होगा, वर्कर मोटिवेट होंगे। इनिशिएटिव का मतलब एक कदम आगे रखना वर्करों के लिए। एंड पॉइंट नंबर 4, एस्पिरिट डे कॉर्प्स, जिसका मतलब होता है स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन। लिख लेना, स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन। ये बताता है क्या है, तो दिस प्रिंसिपल से दैट व्हेनेवर देयर इज यूनिटी देयर इज स्ट्रेंथ, जहां एकता है वहां ताकत है। देयरफॉर देयर मस्ट बी हार्मनी। हार्मनी का मतलब शांति, सुकून, भाईचारा, पीस एंड यूनिटी अमंग एम्प्लॉय, यानी उनके बीच में एकता होनी चाहिए, उनके बीच में सहकार होना चाहिए टू अचीव कॉमन ऑब्जेक्टिव। क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया कि बिजनेस के अंदर अलग अलग प्रकार के, अलग अलग सोसाइटी के लोग होते हैं,
तो लोग साथ में मिलके काम करते हैं। तो साथ में मिलके काम करेंगे तो शांति बनी रहेगी, भाईचारा होगा, तो ही तो ऑब्जेक्टिव अचीव होगा। फॉर दिस मैनेजमेंट शुड ट्राई टू एस्टैब्लिश टीम स्पिरिट एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन अमॉन्ग एम्प्लॉय। क्लियर? यानी साथ में लेके चलो, सबको साथ में काम में लेके चलो। यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर कंप्लीटली कवर होता है।